हाँ, तो आज अपन बहुत ही शानदार टॉपिक, एक योद्धा पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन एक बहुत ही शानदार ऑथेंटिक जो नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ। अच्छा, नोट्स से मैं एक बात फिर बता दूँ, जो बच्चा अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है वो बहुत पछताएगा। एग्ज़ाम टाइम में हिस्ट्री उससे नहीं याद होगी, ये बार बार मैं कह रहा हूँ आपको। हिस्ट्री पहले स्टार्ट करने का मेरा टारगेट भी है, पहले हिस्ट्री जब तक कंप्लीट नहीं होगी मैं पॉलिटी नहीं कराऊंगा। और खूब सारे स्टूडेंट सब पॉलिटी करा दो, लोकतंत्र, वो फिर रोजाना वाले वही कमेंट आते हैं, अरे करोगे क्या तुम, क्या करोगे, ये ऐसे याद हो जाएंगे कि तुम्हें। कम से कम एग्जाम से पहले 5 या 7 से 8 बार, कम से कम 7 से 8 बार इसका रिवीजन करोगे, तब ये 22 नंबर की हिस्ट्री जो आपकी तैयार होगी। समझ पा रहे हो? सबसे ज़्यादा हिस्ट्री 22 मार्क्स की है। बताओ है कि नहीं? है 20 से 22 नंबर किसे कहते हैं? क्योंकि ये याद नहीं होगी। परसेंटेज अगर जिसको नहीं बनाना, हाँ जिसको पास होना हो तो अपनी मर्जी से कर लेना, जो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन जिसको 90+ बनाना, वो मेरी बात मान के चलनी पड़ेगी। कितनी मेहनत से ऑथेंटिक नोट्स बनवा रहा हूँ, बुक थोड़ी छाप रहे हैं। वरना तो तुम्हें जहाँ 2-3 और भी जगह मिल जाएंगे जहाँ सिर्फ स्क्रीन लगा दी और उसमें उंगली घुमा रहे हैं, कोई बोर्ड पर दिया उंगली घुमा रहे हैं। अरे उससे क्या मतलब है? वो तो बुक है, फिर बुक तो तुम्हारे पास ही पड़ी है। लेकिन क्या छोड़ना है हिस्ट्री? कभी आप अपने बड़े भाई बहन से, जो सिस्टर फ्रेंड जो भी तुम्हारे, उनसे पूछो कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें रीज़न ये है, सबसे बड़ा कारण एक जानो कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने क्या छोड़ना है। वरना तो हिस्ट्री का कोई एंड थोड़ी है। तो क्या चीज़ें छोड़नी है, स्टोरियाँ क्या बनानी है, उसके बाद जो लिखा जाता है वो है ऑथेंटिक। अच्छे से तैयारी करो, वरना मार्क्स कहीं सोच मत लेना परसेंटेज बनने की। ठीक है, ऐसा नहीं होता मेहनत करने वाले। अच्छी मेहनत करो, रोजाना एक बार वो करा दो, वो मुझे पता है मुझे क्या करवाना। ठीक है, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो याद है क्या आपको? अभी यही कोर्स की चिंता करे, तुम्हें जो करवा दिया वही याद नहीं है पूरा। अच्छी मेहनत करो। चलो टॉपिक पे आते हैं। महाराणा प्रताप की अगर बात करें अपन, तो महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड 1572 से लेकर 1597, यानी कि 1572 AD से 1597 AD तक था। 1572 के अंदर इनके पिताजी उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह की होली के दिन मौत हो गई, डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में 1572 में 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी और 1572 को, हाँ 28 फरवरी 1572 को होली के दिन इनका राजाभिषेक किया गया। राजाभिषेक करने का मतलब इनको गद्दी पे बिठाया गया, राजा बनाया गया। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअल में जो ये उदय सिंह जी थे, इन उदय सिंह के 20 रानियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी, 20 रानियाँ थी, और उनसे 25 बच्चे थे। ठीक है, 20 रानियाँ थी, 25 बच्चे थे, और उनमें सबसे बड़ा ही बड़े महाराणा प्रताप थे। ठीक है, जो जयवंता बाई से हुए थे। ठीक है, तो जयवंता बाई जो इनकी महाराणा प्रताप की मम्मी का नाम हो गया, माता जी का नाम हो गया। तो जयवंता बाई के ये पुत्र थे, सुपुत्र थे, और बड़े बड़े थे। तो सीधी सी बात है, उत्तराधिकारी या सक्सेसर कौन होगा? जो बड़ा बेटा होगा। लेकिन उनके 20 रानियाँ थी, तो उनमें से किसी रानी के साथ में राजा को ज़्यादा अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो एक रानी थी, रानी भटियाणी रानी धीरबाई। ठीक है, तो उनसे ज़्यादा लगाव होने की वजह से उसने कहा कि मेरे बेटे को राजा बनाओ। ये पहले बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे कोई राजा होता था, उसके बहुत सारी बीवियाँ अगर होती थी, तो उनमें से जो ज़्यादा फेवरेट होती थी, उनका होने वाले बच्चे को राजा बना दिया भी जाता था। और उसके बाद में लड़ाइयाँ खूब हुई है। तो फिर वो जो भटियाणी रानी थी धीर देवी, उसने कह दिया, उसके बेटा का नाम था जगमाल। ठीक है, उसने कहा कि जगमाल को राजा बनाया जाना चाहिए, भले ही महाराणा प्रताप बड़े क्यों ना हो। ठीक है, तो उदय सिंह मान गया कि ठीक है, अब तो मेरा जो सक्सेसर उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? वो जगमाल ही होगा। ठीक है, अब जैसे इनकी होली के दिन 28 फरवरी को डेथ हुई, तो फिर डेथ में जो दाह संस्कार होता है, आपको पता है हिंदुओं में तो दाह संस्कार हो रहा था। दाह संस्कार के अंदर जगमाल नहीं आया, क्योंकि वो उधर पीछे से प्लानिंग चल रही थी, और उसको वहाँ पर उसका राज तिलक कर दिया, मतलब उसको वहाँ पर गद्दी पे बिठा रहे थे, वो तैयारी कर दी। जो भी और कोई सामंत वगैरह होते हैं जो राजा के नीचे होते हैं ना, समझ रहे हो, वो सूबेदार वगैरह की पोस्ट है, तो उन्होंने उनको वहाँ पर वो बना दिया, राज तिलक कर दिया उसका उधर पीछे से। लेकिन एक्चुअल में जब इस चीज़ का सामंतों को, और भी सामंत थे जो महाराणा प्रताप के सपोर्ट में थे, उनको जब पता चला, जो बड़े सामंत थे उनको पता चला, प्रजा को पता चला, जनता को पता चला, तब उन्होंने कहा कि नहीं यार, महाराणा प्रताप एक्चुअल में जो बड़े हैं वो सक्सेसर है, पक्के उत्तराधिकारी, उनको राजा बनाया जाना चाहिए। तो फिर बोले कि ये बात तो सही है। तो गोगुंदा के अंदर ही महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया। ठीक है, सामंतों ने, भले ही वो उधर जगमाल का हो गया, वो कोई वैलिड नहीं था। महाराणा प्रताप का उसी दिन गोगुंदा 28 फरवरी को ही, ठीक है, राज तिलक कर दिया इन्होंने गोगुंदा के अंदर, जहाँ पर जिस दिन उनके पिता की डेथ हुई, उदय सिंह की। लेकिन हालांकि इसके बाद में ये जो राज तिलक था ना, ये राज तिलक तो गोगुंदा के अंदर तो ऐसे नॉर्मल माना जाता है, मतलब ऐसे ही राज तिलक है। लेकिन जो इस विधिवत
जो यानी कि एक तरीके से ये विधिवत जो राज तिलक था वो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, ठीक है। लेकिन वो आपकी कोर्स में नहीं है, तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इनका एक्चुअल जो राज तिलक माना जाता है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था, जो अच्छे तरीके से सामंतों के द्वारा, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग ही था, कुंभलगढ़ फोर्ट ही था, वहाँ पर वो बिल्कुल एक्चुअल तरीके से राज तिलक इनका महाराणा प्रताप का हुआ था। लेकिन डेट वही मानी जाती है जो पहली बार हुआ था, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल इतना सही है। तो थोड़ी सी बात कर लूँ जन्म, अगर आपको सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म। एक्चुअली महाराणा प्रताप का जन्म ये जो आपको अगर 1593 विक्रम संवत याद नहीं रहे ना तो कोई बात नहीं, वरना आपको 9 मई 1540 ईस्वी याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि वैसे तो जन्म मरण किसी का पूछते नहीं, लेकिन ऐसे जो बड़े राजा होते हैं उनके जन्म मरण भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल, ज्येष्ठ का मतलब जेठ का महीना, जानते हो ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा असोज कार्तिक माघ पौष माह फागुन, ये अपने 12 महीने होते हैं। तो वो वैसे ही ये ज्येष्ठ का महीना था। शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया कहते हैं ना, तीज तृतीया, तो तृतीया था, रविवार था डे, और 9 मई 1540 अगर तारीख देखें तो ये थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ एक छोटा सा महल है जिसको बादल महल भी कहते हैं, कटारगढ़ बोल दो चाहे बादल महल बोल दो, इसके अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ज्यादा अगर याद ना रहे तो इतना से याद कर लेना कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग यानी कटारगढ़ या बादल महल में हुआ था। अब अगर ज्यादा डेट याद ना रहे तो 1540 याद कर लेना, गलत डेट लिखी एग्जाम में था ना, 9 मई कंफर्म याद हो तो ही लिखना। जो भी डेट्स है, जितनी भी तारीखें है ना, वो अगर याद नहीं हो तो एग्जाम में लिखी मत आना, छोड़ देना, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन गलत लिख दे तो टीचर की नजर जाएगी वहां पर, तो फिर पक्का मार्क्स कट जाएगी, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। कोशिश करना याद हो जाए। महाराणा प्रताप वॉज बॉर्न ऑन संडे 9 मई 1540 AD, विक्रम संवत 1597 1597, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया ब्रैकेट क्लोज इन बादल महल ऑफ कोमलगढ़ फोर्ट या फिर कटारगढ़, ठीक है। ये तो इनकी जन्म की स्टोरी होगी, याद करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में मैंने कहा था आपको विधिवत राज तिलक, तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा में स्थित महादेव बावड़ी पर मेवाड़ के सामंतु, ये जगह का एक बावड़ी बनी हुई है, ठीक है। बावड़ी जानते हो, अपन पढ़ेंगे अपने कोर्स में भी है बावड़ी वगैरह, ये पानी की जो बावड़ी होती है, वैसे फेमस बावड़ी होती है, तो ये भी एक फेमस बावड़ी थी। ये कहाँ थी? गोगुंदा में थी, ठीक है। और गोगुंदा कहाँ पड़ता है आपको पता है? गोगुंदा पड़ता है राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद मतलब मेवाड़ का इलाका है, तो उदयपुर राजसमंद ये पूरे मेवाड़ में आ जाते हैं। तो वहाँ पर महादेव बावड़ी थी, वहाँ पर मेवाड़ के जो सामंत लोग थे और जो प्रजा थी, जनता थी, उन्होंने प्रताप को, नाम तो प्रताप सिंह था। अच्छा, बचपन का नाम बताऊँ क्या था? बचपन का नाम था कीका। बचपन में कीका का मतलब होता है मेवाड़ के क्षेत्रों में छोटे बच्चों को, छोटे टाबर होते हैं ना, टाबर अपन कहते हैं टाबर, टिंगर या टिंगर, ये कीका बोलते थे। उधर लैंग्वेज क्या है? कीका, मतलब काकी का उल्टा, ठीक है। तो कीका इनको बोलते थे। तो प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक हुआ। महाराणा मतलब ये एक तरीके से मान लो टाइटल है, राजा बन जाता तो महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा सांगा, समझ पा रहे हो? ऐसे महाराणा कुंभा, ये जितने भी होंगे मेवाड़ के, वो अपने नाम के पहले क्या लगाएंगे? महाराणा। तो प्रताप सिंह नाम था, लेकिन एक्चुअल में महाराणा के रूप में राज तिलक कब हुआ? वो हुआ था 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन गोगुंदा, ठीक है। ऑन 28 फरवरी 1572 AD फेस्टिवल, हॉलीडे फेस्टिवल था, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ब्रैकेट में द लॉर्ड्स एंड पीपल ऑफ मेवाड़, ठीक है, एंथोन्ड हिम इन द फॉर्म ऑफ महाराणा एट ए प्लेस नेम महादेव बावड़ी, ठीक है, सिचुएटेड इन गोगुंदा, ठीक है, इन गोगुंदा। चलो, ये बात हो गई इनके राज तिलक की, राजा बन गए। इसके बाद में क्या हुआ कि अकबर ने, आपको बताया थोड़ा सा अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि अकबर ने नागौर दरबार लगा रखा था, और नागौर दरबार एक्चुअल में लगाया था कि मैं अकाल राहत कार्य के लिए लगा रहा हूँ, मतलब अकाल पड़ गया तो मैं हेल्प के लिए लगा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में उसका मेन टारगेट क्या था? अकाल राहत कार्य ना करके राजपूत राजाओं को अपने कंट्रोल में करना मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो ये जितने भी 1570 में लगाया था, तो खूब सारे राजपूत राजा आपको पता है नागौर दरबार में शामिल हो गए थे। मैंने आपको बताया था जैसलमेर, खेरवाड़, बीकानेर के, वो शामिल हो गए थे, जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, हाथ खड़े कर लिए और इसके अकबर के गुलाम बन गए। लेकिन एक्चुअल में अब उसका मेन टारगेट था मेवाड़ पर, और मेवाड़ में महाराणा प्रताप पर, कि इस महाराणा प्रताप को कैसे मेरे दरबार में बुलाया जाए। तो दरबार में बुलाने का मतलब है अधीनता स्वीकार करी जाए। तो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी एक ट्रिक छोटी सी, जमा भट्टो,
जमा भट्टो। कौन सा भट्टो? जमा भट्टो। जमा भट्टो का मतलब है 4 जनों को भेजा था, ठीक है। पहले को भेजा जलाल खां, जैसे मतलब जलाल खां, माँ मतलब मान सिंह, भय मतलब भगवंत दास, और टो मतलब टोडरमल। इन 4 जनों को भेजा कि जाओ और प्रताप को कह दो कि वो मेरे दरबार में शामिल हो, मेरे दरबार में आए और मुझसे बात करें, ठीक है। लेकिन जलाल खां, अच्छा डेट याद रह जाए तो महीना भले ही मत याद रखना, लेकिन डेट याद रख लेना। सिर्फ एक जना 1572 में आया था, बाकी तीनों 1573 में आए थे। भले महीना याद नहीं रहे तो रहने देना भले ही, ठीक है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, ये मान सिंह और भगवंत दास ये जयपुर के थे, आमेर के, ठीक है। और टोडरमल, ये चारों जने आए। मान सिंह भी जयपुर का था, भगवंत दास भी जयपुर के थे। चारों जने आए और इसको समझाने की कोशिश की महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप चारों ही असफल रहे, बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहे, मतलब वापस खाली हाथ लौट गए। तो याद रह जाएगी ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है अकबर को या फिर अकबर ने किन 4 जनों को मतलब कि महाराणा प्रताप के पास भेजा अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो आपको जमा भट्टो, जमाल खां, माँ मतलब मान सिंह, बह मतलब भगवंत दास, टो मतलब टोडरमल। 1572 के अंदर कौन था? वो जमाल खां। बाकी तीनों मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल तीनों 1573 में, 73 में, ठीक है। तो इन 15 अकबर नागौर फोर्ट ऑफ अकबर वॉज हेल्ड, ठीक है। अकबर सेंट 4 ग्रुप्स इन प्रताप कोर्ट टू फोर्स हिम एक्सेप्ट हिज सॉवर्निटी का मतलब होता है एक तरीके से गुलामी या फिर अधीनता, ठीक है। इन विच कौन कौन से थे चारों मैंने बता दिए, ठीक है। यानी अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे, जो ये नाम थे। ये चारों शिष्ट दल या शिष्ट मंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे। ऑल दीज 4 ग्रुप्स ऑफ डेलीगेट्स रिमेन्ड अनसक्सेसफुल, ठीक है। इसके बाद में क्या करा अकबर ने? प्रताप को बंदी बनाने की योजना। अब क्या हुआ? अब अकबर ने सोचा यार ये तो बड़ी कमाल का इंसान है, 4 को भेज दिया मैंने मेरे टॉप सेनापतियों को, और ये तो मान ही नहीं रहा। कमांडर भेज दी 4। तो फिर अब क्या करा कि उसने सोचा कि एक इलाज करते हैं इसका, अपने पास सेना तो बहुत है भाई, अकबर के पास सेना की आर्मी कमी थोड़ी थी। तो उसने ये सोचा कि एक काम करते हैं, इसको बंदी बना लेते हैं भाई, इस पर अटैक करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, बंदी बना लेंगे, जीवित पकड़ लेंगे चाहे मुर्दा पकड़ेंगे। जीवित या मृत पकड़ना मेन टारगेट बना लिया अकबर ने कि कैसा भी हो जाए इसको बंदी बनाया जाए, ठीक है। तो बंदी बनाने के लिए प्लानिंग करी गई, और उस टाइम पर अकबर था अजमेर में। अजमेर में किला है, अजमेर में किला है, अकबर का किला है, पर अजमेर का किला, ठीक है। जिसके अंदर एक्चुअल में अजमेर के किले के अंदर क्या रखा जाते थे? शस्त्र, यानी कि वेपन से हथियार रखे जाते थे, इसलिए उसको मैगजीन का किला भी बोलते हैं, ठीक है भाई। वहाँ पर हथियार वेपन्स रखे जाते थे, शस्त्रागार एक तरीके से, तो उसको मैगजीन का किला भी बोलते हैं, अजमेर का किला भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है उसके, ठीक है। वहाँ पर अकबर ने प्लानिंग शुरू करी। मान सिंह सेनापति था, मैन कमांडर था। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि सबसे पहले इन्होंने योजना कहाँ बनाई, प्लानिंग कहाँ करी? वो अजमेर में करी थी। फिर वहाँ अजमेर में करने के बाद में वो मैंने लिखी है लाइन, ठीक है, वो लाइन लिखी है मैंने। अकबर प्लान टू अरेस्ट प्रताप इन द फोर्ट लोकेटेड इन अजमेर, ब्रैकेट में मैगजीन, उसको मैगजीन फोर्ट भी कहते हैं। एग्जाम 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अजमेर फोर्ट या फिर मैगजीन फोर्ट का क्या नाम है, तो अजमेर फोर्ट एक मैगजीन फोर्ट है, ठीक है, वो याद रखना। तो अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले यानी कि मैगजीन के किले उसमें बनाई। फिर करा क्या? प्लानिंग कर ली। उसके बाद में मान सिंह आपको पता है मेन सेनापति था। 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना यानी मुगल सेना को लेकर अजमेर से रवाना हुआ। अब वहाँ से प्लानिंग हो गई अजमेर में थोड़ी रहता है प्रताप तो भाई अपने मेवाड़ में रहता है, कोमलगढ़ फोर्ट में। तो वहाँ से निकले, अजमेर से रवाना हो गए, ठीक है, प्रताप से लड़ने के लिए। ऑन 3 अप्रैल 1576 एडी मान सिंह प्रोसेस टुवर्ड अजमेर। अच्छा आगे नहीं लिखा, तो आगे लिख लो अलॉन्ग विथ, शाही सेना लेके आया था ना, तो अलॉन्ग विथ मैसिव आर्मी, ठीक है, मैसिव आर्मी। तो मान सिंह शाही सेना को लेके अजमेर से रवाना हुआ। इसके बाद की मैं स्टोरी भी और बताता हूँ आपको। अभी तक की बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ये खास पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो भी याद करना। अब आगे अपन पढ़ेंगे, जैसे इनकी घोड़ी का नाम, इनके हाथियों का नाम, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, ओके। हाँ तो फिर आगे ये थी स्टोरी
कि फिर हुआ क्या कि उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला जो 2 माह तक। अब क्या करेगा मान सिंह, अजमेर से रवाना हो जाएगा और ये मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ के अंदर आके रुक जाता है। ठीक है, वहां पर ये 2 महीने तक रहता है, यानी कि ही लेड हिज फर्स्ट कैंप इन मांडलगढ़ वेयर ही स्टेड फॉर 2 मंथ्स। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो 2 महीने तक वहां पर रहा। अब वहां पर क्या, देखो अजमेर में प्लानिंग करी, वहां पर आके थोड़ा ये देख रहा था कि अब क्या किया जाए, कैसे तैयारी की जाए। तो अब क्या करेगा मान सिंह, वही बात है, घर का बेदी लंका ढावे। अब यहाँ का अकबर को थोड़ी ना पता है कि यहाँ की ज़मीनें कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग किस चीज़ में फर्स्ट है, मतलब कि, तो इसने बता दिया कि यहाँ की जो सेना है या फिर यहाँ के जो लोग हैं लड़ने वाले, वो पहाड़ों की चढ़ाई करना जानते हैं और पहाड़ों में लड़ना जानते हैं, इसलिए हमें, लेकिन अकबर की जो सेना थी वो तो ज़मीन पे लड़ी हुई थी। समझ, पूरी बात सुनना, क्योंकि अकबर की सेना हमेशा जो ट्रेंड हुई हो रखी है, मुग़ल जो हैं वो ज़मीनों पे लड़े हुए हैं, मतलब कि पहाड़ों की चढ़ाई पर वगैरह में नहीं लड़े हुए। तो ये मांडलगढ़ के अंदर पहला कैंप जो डालेगा ना ये मान सिंह, वहाँ पर इनको पहाड़ों की वो क्या करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा, ट्रेनिंग देगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा अपना प्रताप क्या सोचेंगे, महाराणा प्रताप ने दिमाग अलग लगाया। उन्होंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, उसने भी कैंप डाला। ठीक है, उन्होंने कैंप डाला कहाँ पर, गोगुंदा, राजसमंद और खमनोर, इन दोनों के बीच में, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में नैरो वैली है, बीच में दोनों के बीच में पतली सी गली जिसके अंदर एक बार में एक ही जना आ सकता है। वहाँ पर एक कैंप डाला और वहाँ पर अपने आर्मी को ट्रेन किया, अपनी फौज को तैनात किया और बोले कि इसमें क्या होगा कि एक जना एक ही बार आएगा और मतलब ईजिली उसको, दुश्मन को उसने मारा जा सकता है। तो ये ऐसी कुछ तैयारियां चल रही थी। ठीक है, इसके बाद में फाइनली ये क्या करते हैं कि 18 जून को 1576 के अंदर दोनों सेना आमने सामने होती है। अब पहली बार महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी, सेना थी, ऐसा मान लो कि अपनी जो मेवाड़ की सेना थी, इसको आक्रमण इतना तेज था कि मुगल की सेना तितर बितर हो गई, जान बचा के भागने लगी कि करें तो क्या करें, बहुत बुरी हालत हो गई, इतना तेज आक्रमण था, उनको समझ में ही नहीं आया। ठीक है, लेकिन अब सीधी सी बात है, अपने राजा क्या होते हैं कि विश्वास बहुत कर लेते हैं और बस ठीक है कि यार इसका मतलब मुगल हम अपन से डर गए और ये रेस्ट हो गए, ये रेस्ट बैठ गए किसी नदी रिवर के किनारे बैठ गए आराम से और सोचा कि कोई बात नहीं, वो डर के भाग गए। लेकिन वो भागे नहीं। और एक उसी की मुगलों के अंदर भी एक आदमी था मेहतर खां। वो मेहतर खां क्या करता है कि झूठी अफवाह फैला देता है। झूठी अफवाह क्या फैलाता है कि अरे अभी डरो मत खुद अकबर आ रहा है शाही सेना लेके, मैसिव आर्मी लेके आ रहा है अब, और बहुत ज़्यादा हम लड़ने वाले हैं, ये वो सब थोड़ी सी झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर आ, जबकि अकबर किसी भी युद्ध में खुद नहीं जाता था। ठीक है, लेकिन उसने झूठी अफवाह फैला दी तो इसमें इनकी आर्मी के अंदर बहुत जान आ गई, हौसला आ गया कि हाँ फिर लड़ना चाहिए, तो वापस मुगल अटैक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि इनके बीच में अब आर्मी कम लड़के हाथी लड़ते हैं थोड़ा सा, पहले हाथियों को शुरू किया जाता है। तो यहाँ पहले हाथियों को भी नाम लिखाऊंगा मैं एलिफेंट के। महाराणा प्रताप के पास में 2 हाथी थे, लूना, और आपकी बुक में अलग लिखा हुआ है, वहाँ थोड़ी मिस्टेक है, लूना नाम था हाथी का, एक का नाम था लूना और एक का नाम था राम प्रसाद। और जो महाराणा प्रताप का राम प्रसाद वाला जो हाथी था उसके बहुत चर्चे हुआ करते थे, क्योंकि राम प्रसाद बहुत फेमस हाथी हुआ करता था, जबरदस्त स्वामी भक्त। तो अकबर की हमेशा एक ही चाह थी कि कैसे करके राम प्रसाद को ले लिया जाए, और राम प्रसाद को लेने के लिए अकबर ने डिमांड भी करी थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। ठीक है, मान सिंह के थ्रू भेजी थी न्यूज़ कि आप है ना जो इसको राम प्रसाद को ले लो, लेकिन राम प्रसाद के लिए महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। फिर इस युद्ध के अंदर क्या होगा कि जैसे अकबर के भी 2 हाथी आएंगे, गजराज और गजमुक्ता 2 हाथी आएंगे, वो दोनों अकबर के होंगे, अपने इस महाराणा प्रताप के होंगे लूना और राम प्रसाद। ये आपस में लड़ते हैं, मतलब पूंछ के क्या करते थे, पूंछ होती है उसमें तलवारें बांध देते हैं वगैरह वगैरह, आपस में लड़ते हैं। लेकिन जो इनका वो जो हाथी को चलाता है महावत जो होता है, हाथी को चलाने वाला महावत जो हाथी को कंट्रोल करता है, वो राम प्रसाद वाला जो महावत था ना, उसके किस तीर लगने से वो मर गया, क्योंकि सामने से मुगल भाई हाथी तो लड़ रहे थे, हाथियों को आगे किया था, लेकिन सेना भी तो पीछे थी ना। तो क्या हुआ कि उस महावत की मौत हो गई। राम प्रसाद का जो ड्राइवर था, ऐसा मान लो राम प्रसाद हाथी का, महावत जो था, हाथी चलाने को क्या बोलते हैं, महावत, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत होते ही मुगलों की तरफ से भी 2-4 महावत एक्स्ट्रा रखते हैं हर कोई, उसका कोई दूसरा महावत आया और सीधा कूद गया उस पर, राम प्रसाद पे, और राम प्रसाद को कंट्रोल कर लिया, मतलब हाथी को कंट्रोल कर लिया। भाई जो गाड़ी चलाना जानता है वही तो गाड़ी चलाएगा।
तो उसने महावत चलाना जानता था, हाथी को, मुगलों वाला महावत। वो कूद गया कि उसे पता चल गया कि इस वाला महावत तो मर चुका, तो उसने उस हाथी को कंट्रोल करके अपने कैंप में ले गया। बस वो मुगलों की तरफ राम प्रसाद को ले जाया गया। अब राम प्रसाद को मुगलों की तरफ से ले गया, अकबर के पास चला गया, तो अकबर ने उसका नाम चेंज किया कि राम प्रसाद नाम नहीं, क्योंकि राम प्रसाद हिंदू का नाम है, तो उसने नाम चेंज कर दिया, कह दिया पीर प्रसाद। पीर प्रसाद का मतलब, पीर मतलब इनके जो भगवान को पीर बोलते हैं, उन्होंने मुझे एक प्रसाद के रूप में, मतलब गिफ्ट के तौर पे भेजा है, तो उसने उसका नाम चेंज करके क्या नाम कर दिया, पीर प्रसाद नाम कर दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको मैं स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम, तो आप लिख दोगे लूणा और राम प्रसाद। अकबर के हाथियों के नाम, तो आप लिख दोगे गजमुक्त और गजराज, ठीक है, ये जरूर लिखना है। महाराणा प्रताप की घोड़ी का नाम चेतक। अच्छा, मान सिंह की हाथी का नाम मर्दाना। मान सिंह हाथी का नाम अलग था, मर्दाना, ठीक है। ये सब बातें अपन को पता होनी चाहिए। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, नोटिस मतलब नोट्स देखो कि महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। लड़ाई यहीं पर होगी। महाराणा प्रताप को पता था कि इस तंग वैली के अंदर कोई नहीं आ सकता। देखो एक चीज़ और बताऊं, महाराणा प्रताप ने ऐसा क्यों सोचा कि तंग वैली क्यों सिलेक्ट करी, ये पतली सी नैरो वैली क्यों सिलेक्ट करी? इसके पीछे ये रेशियो था कि अकबर की सेना का और महाराणा प्रताप की सेना का जो रेशियो था ना, वो 4:1 था। समझ पा रहे हो? ये अनुपात कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछा जाता है, आपके नहीं। मतलब कि अकबर की सेना 80,000 थी ना, 80,000, तो प्रताप की सेना 20,000 थी। 80,000 और 20,000 सेना का मामला था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 20,000 सेना और 80,000 का मुकाबला कैसे करेगी? तो यहाँ तो दिमाग ही लगाना पड़ेगा। इसलिए वो पतली से रियर वैली, वहाँ पर क्या होगा, एक सैनिक आएगा, सलटा सकते हैं उनको, इसलिए इन्होंने ये ऐसा कदम चुना। और वहाँ पर हल्दी घाटी की जो तंग घाटी थी, गोगुंदा और खमनोर की, उनके मध्य एक हल्दी घाटी नाम की तंग घाटी थी, वहाँ पर लड़ाई लड़ी। तो ध्यान रखना, जहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी मैदान कहलाता है, ठीक है। खमनोर की पहाड़ियाँ के बीच में है, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच। चलो आगे देखते हैं अपन। हुआ क्या, अंत में दोनों सेना 18 जून 1576, ये हल्दी घाटी की डेट है, ध्यान रखना, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576, ठीक है। यानी कि इसमें सुबह सुबह प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ, युद्ध भेरी के साथ मतलब पूरी तैयारी के साथ, सामान्य सोच के साथ आमने सामने हुई, ठीक है। फाइनली अच्छा, ये महाराणा प्रताप लेड हिज कैंप इन द नैरो वैली ऑफ हल्दी घाटी सिचुएटेड बिटवीन द हिल्स ऑफ गोगुंदा एंड खमनोर, ठीक है। इसके बाद में फाइनली द टू आर्मीज कन्फ्रंटेड ईच अदर, यानी आपस में अफ्रंट हुए आपस में। और ऑन कब? ऑन 18 जून 1576 AD, राइट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इन द मॉर्निंग, ठीक है। लड़ाई स्टार्ट होने की, डिक्लेयर होने के बाद में सुबह सुबह ही दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। और मैंने आपको बताया भी था अभी कि पहला अटैक जो किया था मुगलों ने, वो ज़बरदस्त था। वो मुगलों पर किया था राजपूतों ने, मतलब कि महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों पर अटैक किया। वो इतना ज़बरदस्त था कि मुगल सैनिक जितने चारों तरफ अपनी जान बचा के भागे। उनको समझ में नहीं आएगी हो क्या रहा है, कौन गलियों से कैसे आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। द फर्स्ट अटैक ऑफ द राजपूत ऑन द मुगल आर्मी वॉज सो इंटेंस दैट द मुगल सोल्जर्स रैन ऑल डायरेक्शन टू सेव देम, अपने आप को बचा के, जान बचा के भागने लगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि वो दिमाग लगा लेगा मेहतर खान, और वो झूठी अफवाह फैला देगा, और यहाँ झंझट हो जाएगा। मुगलों की फौज की प्रभारी था मेहतर खान। मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद पूरी शाही सेना लेकर आ रहे हैं। तो इस बात को सुन के उनकी सेना में जोश आ गया, फिर हिम्मत आ गई। जबकि हमारे वाले क्या रेस्ट पे बैठ गए, प्रताप की सेना रेस्ट बैठ गई कि हमने तो हरा दिया उनको, भग गए हो, लेकिन भगे नहीं थे। और ये बहुत जगह धोखा होगा, हमारे जो राजा थे बहुत जगह धोखा खाते हैं, ऐसा भरोसा कर लेते हैं। मेहतर खान हु वॉज द इंचार्ज ऑफ फोर्स द मुगल्स, मुगल की फोर्स का, सेना का इंचार्ज था, उसने क्या कहा कि दैट एम्पायर अकबर इज इटसेल्फ कमिंग अलोंग विद द मैसिव आर्मी, मतलब पूरी सेना के साथ में अकबर आ रहा है। तो ऐसा करके फिर वापस अटैक होगा। और इस युद्ध के अंदर एक्चुअली शुरुआत हुई थी दोनों हाथियों की। राणा की तरफ से गया था लूणा और राम प्रसाद, ठीक है, और मुगलों की तरफ से आया था गजमुक्ता और गजराज। ये दोनों का आपस में पहले हाथियों को भेजा गया था, ठीक है, हाथी आगे थे। इन दिस वॉर द फर्स्ट बैटल टुक प्लेस बिटवीन राणाज एलिफेंट नेम लूणा एंड राम प्रसाद एंड मुगल एलिफेंट्स नेम्ड गजमुक्ता एंड गजराज। ये आमने सामने हुए थे। इनकी पूंछों पे हथियार बांध दिए जाते थे, सूंड जो होता है ना उनका, उसमें ट्रंक जिन्हें बोलते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे हथियार बांध दिए जाते हैं। फिर आपने सुना भी होगा
अच्छा, इतने सब बातें होगी, हाथी आपस में लड़ रहे थे, सेना पीछे थी, सब कुछ ठीक था, लड़ाई चल रही थी। इतने में महाराणा प्रताप तो खुद युद्ध में थे भाई, अकबर तो नहीं था लेकिन महाराणा प्रताप तो खुद थे इस युद्ध में। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप की नज़र पड़ेगी सीधी मान सिंह पर, जो कि एक नंबर का धोखेबाज वही तो था, उसी की चालबाजी है, वरना तो अकबर की क्या हिम्मत इतनी जी जाता। हमारे राज्यों के आपसी फूट की वजह से तो राजपूत राजा यहाँ पर हारे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मान सिंह के ऊपर अटैक नजर पड़ी जैसे महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप ने तुरंत मूव किया और अपने घोड़ी चेतक को क्या किया, महाराणा प्रताप बैठा था अपने खुद के मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा था, तो उसके ऊपर जो बैठने की जो आसन होता है ना, वो उसे हौज बोलते हैं, हौज सा बना होता है। उस हौज के बड़ा टैंक होता है, उसके अंदर आराम से कोई भी इंसान छुप सकता है, ऐसे आगे पीछे हो सकता है, बड़ा मजबूत होता है। उसके पीछे एक वो भी होता है गार्ड, जो गनमैन होता है, जैसे आजकल के मंत्री के साथ रहते हैं, एमएलए के साथ रहते हैं, एक पुलिस वाला, वैसे वो भी उनके साथ में था। तो इन्होंने, महाराणा प्रताप ने अपनी घोड़ी के चेतक घोड़े के दोनों पैर सीधे उसके ट्रंक यानी कि सूंड के ऊपर, जो उसके हाथी की सूंड उसके ऊपर सीधे वहाँ रखाए और सीधा भाले से वार किया। और वार इतना तेज था कि मान सिंह नीचे हो गया, लेकिन उसके पीछे जो उनकी सुरक्षा गार्ड था उसको पूरा आर का पार भेद के, जो पीछे उसका जो पूरा होदा बना हुआ था जिसके अंदर बैठा था, उसका भी एक कहते हैं कि पीछे का गेट या जैसा वो ढांचा बना हुआ था वो भी टूट गया था, लेकिन मान सिंह बच जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर नुकसान ये होता है कि जहाँ पर सूंड होता है ना, उसके अंदर जहाँ पर घोड़े के पैर तो टूट गए, चेतक के पैर तो वहाँ पर टिक गए, लेकिन उस घोड़े के जैसे पैर उठाए तो वहाँ पर उसके खंजर लगे थे। खंजर का मतलब जैसे तलवार जैसे नुकीले बहुत ज़्यादा। उसने उनके चेतक के दोनों पैर जैसे वापस उठाए ना, तो दोनों पैर कट गए। दोनों पैर कटने के बाद में फिर चेतक, आपको पता है घोड़ा कैसे चल पाता है, तो फिर थोड़ी सी देर बाद में वो घोड़ा, आगे बताऊँगा स्टोरी अभी, कि एक नाला पार करते हुए मर जाता है। ठीक है, तो फिर महाराणा प्रताप जिंदगी में कभी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति के अंदर आंसू नहीं बहाए, मतलब रोए कभी भी नहीं। ठीक है, लेकिन जब घोड़ा उनके सामने गया तो उनको रोना आ गया, आंसू आ गया। फिर उसके बाद स्टोरी ये है कि उनके आंख में आंसू आ गए, तो फिर वो आंख में आंसू नीचे गर्दन करके आंख में आंसू चल रहे थे। तो इतने में उनका सामने एक, जो मैं पहले बताऊँ, उनका एक भाई और था, शक्ति सिंह नाम था। तो शक्ति सिंह नाम का जो भाई था वो मुगलों में मिल गया जाके। ठीक है, वो शक्ति सिंह मुगलों में मिल गया, लेकिन जैसे ही जब ये पता चला कि घोड़े के पैर कट गए और महाराणा प्रताप अब करेंगे क्या, क्योंकि घोड़े बिना लड़ नहीं सकते, तो हाँ, इतने में एक झालामान नाम का इंसान आता है, सादड़ी यानी कि चित्तौड़ का रहने वाला है झालामान, मतलब महाराणा प्रताप की सेना का एक सेनापति मान लो, एक सैनिक मान लो। वो सैनिक भागा हुआ आता है, उससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप की चेतक घोड़ी का ऐसा सिस्टम हो गया, तो भाग के आता है और महाराणा प्रताप से बोलता है कि आप मुझे क्या करो, जो आपने ये मुकुट पहन रखा है। देखो, एक्चुअल में जो महाराणा प्रताप क्या मुकुट पहनते थे, वो उनकी पहचान होती थी। तो आर्मी में जोश और हिम्मत रहती थी कि हमारे खुद के जो शासक हैं, रूलर हैं, हमारे स्वामी, वो खुद लड़ रहे हैं, और जब तक स्वामी लड़ेगा जब तक पूरी सेना लड़ेगी। स्वामी अगर मर जाए तो सेना हाथ खड़े कर देती थी, या फिर कुछ नहीं होता, फिर वो बैठ जाती हार के। तो अब करें क्या, अब महाराणा प्रताप लड़ नहीं सकते, तो महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप नहीं गए, लेकिन वो खुद आया इंसान, झालामान। ठीक है, झालामान नाम था उसका, क्या नाम था, झालामान। उसने आके महाराणा प्रताप से रिक्वेस्ट करी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुकुट मुझे पहना दो और आप यहाँ से निकल जाओ, हमारे क्या बोलते हैं, इसी में फ़ायदा है। ठीक है, आप यहाँ से चले जाओगे तो इसमें हमारा मेवाड़ के पूरी जनता का फ़ायदा है। और फिर झालामान वो मुकुट पहनता है। महाराणा प्रताप वो चेतक घोड़े से ऐसे ही नाला पार करते उधर चले जाते हैं, वो स्टोरी थोड़ी बाद की है। फिर वो मुकुट पहन लेते हैं, और झालामान जैसे ही मुकुट पहनता है, चारों तरफ से क्या करती है, हाँ, वो झालामान आए क्यों था पता है आपको, वो आया था क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे ही वहाँ मान सिंह के पास पहुंचे थे, वो पैर कटे थे, इतने में चारों तरफ वो मुगल सेना हो गई और महाराणा प्रताप को घेर लिया। अब इतने में बीच में से निकल के झालामान आया था। ठीक है, और उसने महाराणा प्रताप को अब निकल जाओ कैसे करके महाराणा प्रताप वहाँ से निकाल दिया, खुद ने मुकुट पहन के खुद लड़ा। तो जिससे ये पता लगे कि महाराणा प्रताप खुद ही है। ठीक है, मुकुट पहन के लड़े और आखिर के अंदर झालामान वीरगति को प्राप्त हो गया, वो तो वहाँ वीरगति प्राप्त हो गया और महाराणा प्रताप वहाँ से कैसे न कैसे करके निकल जाते हैं। उसके बाद वो भाई शक्ति सिंह आता है, वो फिर मैंने कहा था ना आंसू बह रहे थे ना, वो स्टोरी वापस कंटिन्यू। तो आंसू बह रहे थे तो शक्ति सिंह नीचे, जैसे मुँह सिर तो नीचे था महाराणा प्रताप का, शक्ति सिंह सामने खड़ा था, तो उसने एक छोटा सा ऐसे गाना गाया कि ओ नीले घोड़े रे असवार। ठीक है, नीला घोड़ा रा असवार ऐसे गाया। तो महाराणा प्रताप ने ऊपर देखा तो सामने शक्ति सिंह खड़ा था। ठीक है, सामने शक्ति सिंह खड़ा था। शक्ति सिंह ने माफ़ी मांगी कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़े और
बाद में दोनों भाई गले मिले और महाराणा प्रताप ने उसको माफ़ कर दिया। छोटी सी स्टोरी थी और बता दूंगा आगे भी, तो अपन इस पर वापस कंटिन्यू आते हैं। तो ये हाथियों की लड़ाई थी। अब अकबर ने क्या करा कि राम प्रसाद का जो महावत था वो मर गया। मर जाने राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया और मुगलों ने इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया। अब मैंने समझा दिया। द मुगल्स टू कंट्रोल द एलिफेंट राम प्रसाद एंड हिज महावत डाइड इन द वॉर एंड अकबर नेम्ड हिज एज पीर प्रसाद। पीर प्रसाद नाम कर दिया। फिर मान सिंह मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा था, तो चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए और इसी समय हाथी की सूंड में बंधे जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई। ठीक है। मान सिंह वॉज प्रेजेंट एज on an elephant named Mardana. Chetak placed its feet upon the elephant's head. At this time, Chetak's leg was cut off from the poisonous dagger with which was tied to the trunk of the elephant. ट्रंक का मतलब सूंड, उसके ट्रंक एलिफेंट के अंदर फंस गए, कट गए। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन इतने मैंने कहा ना, बड़ी सादड़ी, ये चित्तौड़ जगह है बड़ी सादड़ी, वहाँ का झाला मन्ना, जाला मन्ना या जाला मान एक ही बात है। जाला मान लिखा हुआ है, जला मन्ना लिखा हुआ है इस हिंदी में। वैसे एक्चुअल में जाला मान नाम है, लेकिन बुक में मन्ना है, तो देख लेना, कोई बात नहीं। आप जाला मन्ना भी लिख दोगे तो भी सही है, और जाला मन्ना या फिर जाला मान ज़्यादा सही है, दोनों ही सही नाम है, लेकिन ये बुक में मन्ना लिखा हुआ है। सेना को वो जाला मन्ना आया, सेना को चीरते हुए का मतलब सेना के बीच में से निकल के आया और राणा के पास का मतलब प्रताप के पास पहुंचा। और राणा ने यानी महाराणा निवेदन किया महाराणा से कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और यहाँ से आप भाग जाइए। मेवाड़ की जनता की सिंबल है, भी कंटिन्यू कराऊंगा आगे। एट दिस टाइम द मुगल आर्मी सराउंडेड प्रताप फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। झालामान ऑफ बड़ी सादड़ी जगह का नाम है, झालामान ऑफ बड़ी सादड़ी। देयर थ्रू द मुगल आर्मी प्रोसेस्ड टुवर्ड्स राणा एंड रिक्वेस्टेड हिम प्लीज टेक द रॉयल सिंबल बोलते हैं उसको, मुकुट को, ऑफ मतलब उतार दो, एंड गेव इट और मुझे दे दो, इट टू प्लीज गो अवे फ्रॉम द मतलब यहाँ से वो आप चले जाइए। थोड़ा अभी कंटिन्यू लिखाता हूँ ताकि इसी में हमारे मुगलों की हमारे जो मेवाड़ की जनता की भलाई है। ठीक है। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। हाँ, तो उसने क्या कहा था, इट टू मी प्लीज गो अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, यानी यहाँ से आप चले जाइए। तो हाँ, एट दिस क्रिटिकल टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ मेवाड़, ये कंप्लीट बात उसने कही थी, यानी कि और आप इस समय उससे मैदान से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। उसके बाद देखो, अब थोड़ी बात मैंने आपको बात बताई थी कि महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित है। अब ये ध्यान रखना, बलीचा गांव था, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बलीचा गांव था, ठीक है। इसके छोटा सा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया, मतलब कि उसकी डेथ हो गई। इसीलिए डेथ होने, बलीचा गांव में डेथ हुई थी, तो बलीचा गांव में ही उस घोड़े चेतक की छतरी बनी हुई है। समझ पा रहे हो, यानी कि महाराणा प्रताप फेथफुल हॉर्स चेतक डाइड वाइल क्रॉसिंग ए स्मॉल डिच एट बलीचा। ठीक है। और बलीचा विलेज चेतक्स सिनोटैप हैज़ बीन बिल्ट, वहाँ पर इसके याद में छतरी या सिनोटैप बना हुआ है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो आप लिखेंगे बलीचा गांव में। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है, मैंने जो बात बताई थी उसी समय ओ घोड़ा और नीला घोड़ा रासवार। ठीक है। और नीला घोड़ा रासवार का मतलब है घोड़े पर सवार होने वाले। ठीक है। तो नीला घोड़ा रासवार, ये शब्द राणा ने सुने, राणा का मतलब प्रताप ने सुने। तो प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसका भाई शक्ति सिंह खड़ा था। ठीक है। सिर उठा के देखने का मतलब है कि वो नीचे आंसू बहा रहे थे इसकी चेतक की याद में। तो फिर जैसे उधर से वो एक गाने जैसी आवाज़ आई, ठीक है, कि ओ नीला घोड़ा सवार, मतलब घोड़े पर सवार होने वाले। तो ये बात जब समझ में आई, एट दिस टाइम राणा हियर द वर्ड्स ओ नीला घोड़ा सवार। ये इंग्लिश वाले भी यही सेंटेंस लिखना, राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान के अंदर ये बातें एज इट इज लिखनी है। जैसे मैंने हमीर हट वाली 2 लाइन लिखी थी, कुछ स्टूडेंट पूछे थे इंग्लिश बनाऊंगे, इंग्लिश मत बना देना, वहाँ पर वो कोटेशन ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है। ओ नीला घोड़ा सवार व्हेन प्रताप रेज्ड हिज हेड, मतलब अपना सिर उठाया, एंड ही फाउंड हिज ब्रदर शक्ति सिंह इन फ्रंट ऑफ हिम। और इसकी जानकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि शक्ति सिंह अपने महाराणा प्रताप को अपने शक्ति सिंह भाई से मतलब मिला, या फिर शक्ति सिंह सामने खड़ा मिला, जो भी इंफॉर्मेशन शक्ति सिंह की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है।
तो ये मिलती है अमर काव्य वंशावली, 2 ग्रंथ थे, और राजप्रशस्ति। इन दोनों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शक्ति सिंह भाई मिला था। अकॉर्डिंग टू वनस्थली था ना, वंशावली, अकॉर्डिंग टू वंशावली एंड राजप्रशस्ति। वंशावली एंड राजप्रशस्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसा लिख रहा हूँ नोट्स वैसे ही बनाने, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखना, वरना अलग से 3 लाइन और लिखोगे, ठीक है, वो नहीं। अब इस युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं आया, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि देखो एक्चुअल में इस युद्ध को जो अपने मेवाड़ के इतिहासकार हैं वो इसको कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता, और जो मुगलों के हैं वो इतिहासकार जो हैं वो ये कहते हैं कि ये युद्ध अकबर ने जीता। एक्चुअल में ये युद्ध का कोई रिजल्ट आया ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट क्यों नहीं आया, और एक्चुअल में देखा जाए तो राणा प्रताप की जीत हुई इसके अंदर। कैसे कि भाई अकबर इतना बड़ा मतलब ऐसा मानो कि शासक, कितने लोगों को भेज दिया, कितने राजपूत शासकों ने साथ दिया उसका, फिर भी महाराणा प्रताप को जिंदा नहीं पकड़ पाया अकबर, ठीक है। और आखिर में बहुत बार महाराणा प्रताप को और अटैक करेगा वो, लेकिन महाराणा प्रताप उसके बाद में उसको बहुत तगड़ा हराएंगे उसकी सेना को, हालांकि अकबर खुद नहीं आएगा। लेकिन तो ये सब बातें ये दर्शाती हैं कि अकबर ना तो पकड़ पाया, ना दीनता स्वीकार करवा पाया, ठीक है, प्रताप को। तो और दूसरी बात, इस हिसाब से ये कह सकते हैं हम कि राणा प्रताप की इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। लेकिन ये एक संशय बना हुआ है, इसके अंदर ये कहा हुआ है कि सम हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड द बैटल इज इनडिसिसिव, मतलब कि इनडिसिसिव का मतलब होता है कि कोई निर्णय नहीं हुआ, एंड इनक्लूसिव मतलब ये है कि इस कुछ इतिहासकारों में से परिणाम विहीन, मतलब कि कोई डिसीजन नहीं, या फिर अनिर्णित मतलब कोई निर्णय जिसका नहीं हो, उस युद्ध की संख्या दे दी। संख्या का मतलब होता है उसका नाम दिया कि ये तो न तो पर कोई रिजल्ट नहीं है, इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, ये बात आपको लिख देनी है। और इस बात का पुख्ता सबूत 2-4 मैंने नीचे लिखे हैं, ये भी आपको लिखना है कि फरवरी 1577 में क्या हुआ था। कहते हैं कि स्वयं अकबर आया था, उसने भी आक्रमण किया था मेवाड़ पर, समझ पा रहे हो, मेवाड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने। उसके बाद में अकबर ने 1577 में ही, उसी ईयर में, लेकिन अक्टूबर के महीने, फरवरी में तो खुद आया बता रहे हैं, और अक्टूबर के अंदर शाहबाज खान नाम का एक इसकी का अपना सेनापति था, ऐसा मान लो एक इसका सैनिक था अकबर का। इसने 3 बार लगातार अटैक करे, 77, 78 और 79, यानी कि 77, 78, 79, 1577, 1578, 1589, 3 बार लगातार शाहबाज खान ने मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया, वो सक्सेस नहीं हुआ। तीनों ही बार महाराणा प्रताप से उसको वापस मुंह की खानी पड़ी और वापस चला गया, तीनों ही बार हारा। एग्जाम में क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है, मेवाड़ पर सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाला एक अगर आदमी का पूछा जाए तो वो शाहबाज खान अकेला है, लगातार 3 बार आक्रमण किए थे इसने, ठीक है। आपके तो शायद इतना डीपली ना आए, लेकिन बता रहा हूँ। इन फरवरी 1577 एडी अकबर हिमसेल्फ लेड द मेवाड़ campaign and front from October 1577 to November 1579, 3 साल हो गए। इनके अंदर शहबाज खान लेड द मेवाड़ एक्सपेडिशन, ठीक है, और ब्रैकेट में ऑल देम रिमेन अनसक्सेसफुल, एक भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद में क्या करता है, 1580 के अंदर एक छोटी सी स्टोरी है कि अब्दुल रहीम खान खाना आता है, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अकबर भेजता है प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान खाना को, ठीक है। अब अब्दुल रहीम खान खाना जो आता है और प्रताप पर आक्रमण बोलता है, लेकिन आक्रमण बोलने से पहले ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है ये आके रुकता है पहले शेरपुर में, और शेरपुर में एक छोटी सी घटना हो जाती है। क्या घटना हो जाती है कि महाराणा प्रताप का बेटा है अमर सिंह, ठीक है, और अमर सिंह थोड़ा अलग तरह का है। अमर सिंह ने क्या करा, अमर सिंह वैसा ही है, खूंखार इंसान, एकदम योद्धा, ये योद्धा या अमर सिंह है। और अमर सिंह क्या करता है, जो महाराणा प्रताप का बेटा है, युवराज है, ये क्या करता है, अमर सिंह वहाँ शेरपुर के अंदर, जो शेरपुर जगह थी वहाँ चला जाता है, और वहाँ जो ये खान खाना है अब्दुल रहीम खान खाना, ये और इसके और भी सेनापति वगैरह आए थे, तो इनकी खूब सारी वहाँ पर कहते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना की 40 से 50 बीबियाँ थी और बेग में थी, तो बेग में थी, अब ये कहीं गए हुए थे, ठीक है। तो अमर सिंह पीछे से जाता है और उन सबको ले आता है वहाँ से, ठीक है, सारी बेगमों को लाके यहाँ अपने महाराणा प्रताप के जहाँ पर इनका है वहाँ लेके आ जाता है, ठीक है। अब इसकी खबर महाराणा प्रताप को पता चलती है कि है ना अमर सिंह ने ऐसा काम कर दिया कि सारी की सारी बेगमों को उठा के यहाँ ले आया।
तो महाराणा प्रताप आपको पता है वीर योद्धा हैं और नारी सम्मान के लिए हमेशा जीते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत बात है, इनको वापस से सम्मान, कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल इज्जत के साथ उनको वापस से सम्मान वापस उनको भेज दिया गया। अब्दुल रहीम खान खाना तो 9-11 हो गए वहाँ से, तो ये भी असफल हुआ। समझ पा रहे हो, ये छोटी सी घटना हुई थी, लेकिन वो लिखने की बात नहीं है। प्रताप ने क्या करा कि अब्दुल रहीम खान खाना के विरुद्ध भी यहाँ पर अकबर ने इसको भेजा 1580 में। फिर प्रताप ने अमर सिंह के साथ दिवेर ठीक है, दिवेर का युद्ध भी हुआ था। वैसे ये दिवेर जगह पड़ती है राजसमंद में, हालांकि आपके देनीर का वो युद्ध, दिवेर का युद्ध भी फेमस युद्ध हुआ था। मेवाड़ का थर्मोपोली कहते हैं उसको भी, लेकिन आपके वो नहीं है। तो ये हुआ था दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध हुआ था, अकबर की एक सेनापति आया था जिसका नाम था सुल्तान खां, ठीक है। तो वो सुल्तान खां आया था अकबर की तरफ से, लेकिन दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ बेटा का भी साथ था, अमर सिंह का भी, और महाराणा प्रताप यहाँ पर भी जीत जाते हैं दिवेर के युद्ध में, जो मेवाड़ का थर्मोपोली कहलाता है। इस युद्ध में भी महाराणा प्रताप की जीत हो जाती है। तो ये भी एक छोटी सी घटना, लेकिन आपके पूरा दे नहीं रखा, इतना सा दे रखा है कि तो अमर सिंह ने क्या करा, प्रताप ने अमर सिंह के साथ दिवेर की संपूर्ण घाटी जो थी, दिवेर युद्ध जीतने के बाद में पूरी संपूर्ण वैली पर अपना अधिकार कर लिया। तो ऑन 5 दिसंबर 1584 AD मुगल एम्परर अकबर सेंट आमेर रूलर, यहाँ एडी अकबर सेंट अब्दुल रहीम खान का नाम हो गया फाइट अगेंस्ट प्रताप टू कंट्रोल टू एंटायर वैली ऑफ दिवेर, ठीक है, दिवेर पे कंट्रोल हो गया। फिर देखो 5 दिसंबर को फिर भेजता है अकबर, किसको भेजता है, आमेर का शासक था भारमल, और उसका छोटा बेटा था जगन्नाथ कछवा, मैंने कहा था यहाँ पर कछुआ शासन है, तो इन्होंने प्रताप के विरुद्ध भेजा। ऐसे भेजते रहेंगे, सब अनसक्सेसफुल होंगे, प्रताप जीतता ही जाएगा, ठीक है, प्रताप खूब जीतेंगे। ऑन 5 दिसंबर 1584 AD मुगल एम्परर अकबर सेंट आमेर रूलर भारमल्स यंगर सन जगन्नाथ कछवा टू फाइट अगेंस्ट प्रताप। कोई रिजल्ट नहीं, इसमें भी वो हार गया, प्रताप की जीत हुई। और फिर 1585 में प्रताप ने लूणा चावंडिया को, ये आदमी का नाम है, राजा का नाम है लूणा चावंडिया, इसको हराकर, चावंडी उदयपुर में पड़ती है, इस चावंड को अपनी राजधानी बनाया, और यहीं पर चावंडा माता का मंदिर भी बना रखा है, चावंडा माता का, ठीक है, चावंडा माता का मंदिर भी प्रताप ने यहीं पर बनाया था, जहाँ पर अपने इसको कैपिटल बनाया था चावंड को, आपातकालीन इमरजेंसी। तो फ्रॉम 1585 AD चावंड रिमेन द कैपिटल ऑफ मेवाड़, और ये 28 साल तक राजधानी भी रही थी, लगातार 28 साल तक राजधानी रही थी मेवाड़ की, लिखने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप बिल्ड द चावंडा माता या फिर चामुंडा माता देवी टेम्पल, चामुंडा माता देवी टेम्पल एट दिस प्लेस, ठीक है, यहाँ पर चामुंडा माता देवी का मंदिर भी बनवाया था। तो अब 1-2 बातें और हैं, बाकी अपना महाराणा प्रताप का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो 2-4 बातें और है। महाराणा प्रताप वॉज डाइड ऑन 19 जनवरी 1597, ठीक है, यानी कि 19 जनवरी 1597 को वीर योद्धा महाराणा प्रताप चावंड के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, चावंड में हुई थी, ठीक है। चावंड जो लास्ट में इन्होंने राजधानी बनाई थी ना, वही चावंड, वहाँ चावंड के अंदर इन चावंड कर लेना, ठीक है, इन चावंड, तो चावंड के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो चावंड के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में इस वीर योद्धे की याद में आज भी महाराणा प्रताप की 8 खम्भों की छतरी खेजड़ बांध के किनारे आज भी यहाँ चावंड के अंदर इनकी महान योद्धा की याद दिलाती है। 8 खम्भों की छतरी जो आज भी हमें देखते हैं तो उनकी याद आती है। द सेनोटेफ ऑफ 8 पिलर्ड, ठीक है, छतरी, 8 पिलर्ड छतरी है ये भाई, छतरी नियर कैजर डैम रिमाइंड्स अस ऑफ दिस ग्रेट वॉरियर इवन टुडे, ठीक है, आज भी याद दिलाती। कहते हैं कि इस बात का खबर जब उसको चली अकबर को, तो अकबर भी कहते हैं कि कहा था कि वीर योद्धा, उसको भी बड़ा दुख हुआ था कि यार एक वीर योद्धा जिसने अपने पगड़ी की लाज रखी, पगड़ी मेरे सामने नहीं रखी, पूरी मेवाड़ की जनता की शान थी, मतलब ये बहुत अच्छी बातें हैं। वो भी फिर बाद में कहता है जब उसको खबर पहुंचती है कि आज महाराणा प्रताप की डेथ हो गई, तो ये कुछ बात थी। अब ये जो युद्ध हुआ, एक तो हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, उसको इस एक इतिहासकार था कर्नल जेम्स टोड, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस जेम्स टोड ने ये वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा मेवाड़ का थर्मोपोली, और जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसको कहा मेवाड़ का मैराथन,
ठीक है, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड एड्रेस्ड हल्दी घाटी एज मेवाड़्स थर्मोपोली एंड दिवेर एज मेवाड़्स मैराथन। ये भी कोई स्टोरी है इनकी भी। ये क्या है कि यूनान और फारस के दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था, वहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि वो जो मेवाड़ थर्मोपोली क्यों कहा, कि थर्मोपोली की जगह पर वहाँ पर एक युद्ध हुआ था। ये मैराथन नाम की एक जगह पर एथेंस और उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो ये आपके लेवल की स्टोरी नहीं है हालांकि, इस वजह से जनरल चैम्प्स ने उनके और उन युद्धों को इस युद्ध से कंपेयर किया, क्योंकि वहाँ पर भी जो युद्ध लड़ा गया था उसमें एक के पास बहुत बड़ी सेना थी, एक के पास में 800 करीब सैनिक थे, और ऐसी एक छोटी सी पतली सी वैली थी, वो भी समझ पा रहे हो, छोटी सी एक ऐसी दो घाटियाँ थी जिनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो इसे कंपेयर करता है। आपको इतना से याद रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का थर्मोपोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दिवेर के युद्ध कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन, 1 मार्क्स में पक्का आएगा। तो इस तरीके से मैंने महाराणा प्रताप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो लिखवा दिए आपको। ठीक है, अच्छी मेहनत करो, 90+ का टारगेट को हर बार याद रखो। ठीक है, ओके।